है गाइस, स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखो, आरआरबी ग्रुप डी अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम है। रेलवे जो है वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है इंडियन आर्मी के बाद। इंडियन आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी, जो सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करता है वो हमारा इंडियन रेलवे ही है। तो उसके जो ग्रुप डी का पेपर है ना, ये सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करता है उस रेलवे कैटेगरी के अंदर। तो ये देखो, ये जो ग्रुप डी का पेपर है वो लास्ट टाइम हुआ था 2018 में, ये आपको सबको पता है। फिर ये एग्जाम अब नेक्स्ट कब होना है इसका, इस विषय में अभी भी सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली एनटीपीसी के 1-2 महीने के बाद नोटिस आ जाएगी कि ये पेपर करवाया जाएगा। क्योंकि अभी हुआ क्या है कि वेंडर जो है, शायद जो अगर हम पेपर की माने न्यूज़पेपर वगैरह की, तो वेंडर जो है वो चेंज कर दिया गया है एनटीपीसी के बाद। अभी उसकी जो प्रक्रिया है वो करवाई जा रही है, तो वेंडर फिर से चुनेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा कि कब करवाना है ये पेपर। ग्रुप डी का पेपर ना लास्ट टाइम जब हुआ था तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा दुनिया का पेपर हो गया था और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कई बनाए थे। और इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा पेपर होने का रिकॉर्ड था पिछला, वो यही पेपर तोड़ देगा। इसमें 1 लाख प्लस वैकेंसी है, तो 1 लाख प्लस वैकेंसी के लिए करोड़ों फॉर्म भरे गए हैं। तो देखो, ये एग्ज़ाम जो है ना वो आसान तो होता है लेवल पर, क्योंकि वैकेंसी की तुलना में फॉर्म काफ़ी ज़्यादा भर दिए गए हैं, तो ये पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि उन्हें 1 लाख ही उठाने हैं, ठीक है, और करोड़ों फॉर्म गिर चुके हैं इसके लिए। तो ये पेपर आसान होगा कॉन्सेप्ट वाइज, थोड़ा सा दिमाग आपसे लगवाएगा, थोड़ा सा मेहनत करवाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर इस पेपर को निकाल सकते हैं। देखो, ये जो मैथमेटिक्स का पेपर है ये क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन साइड पे होता है, ठीक है, कैलकुलेटिव होता है, पर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे हम बिना कैलकुलेशन किए उसको सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली रेलवे भी आपसे यही चाहता है कि आप पूरा कैलकुलेट ना करो। तो आइए बिना किसी देरी के हम चालू करते हैं अपना ये सीरीज मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो मैं इंग्लिश में लेकर आऊंगा और इसको मैं हिंदी में समझाऊंगा, ताकि दोनों जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें भी फायदा मिले और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी फायदा मिले। तो ये इन दोनों के लिए बेसिकली सीरीज है। तो अभी भी देर नहीं हुई दोस्तों, अगर आपने ग्रुप डी का पेपर 2019 में भरा था तो तैयारी अभी भी करते रहें। ये पेपर जरूर होगा, क्योंकि होना तो इसे एक ना एक दिन है ही। अगर आपकी तैयारी कंप्लीट होगी ना तो ये पेपर आपका मोस्ट प्रोबेबली निकल ही जाएगा। तो देखिए, ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.7 का स्क्वायर रूट। अब देखो, इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए हम सिंपल स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। तो ये 0.7 है। देखो, जब भी 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है ना तो इसके आगे 0 पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ 0 पॉइंट लगा दो। अब ये 7 है, आपको तरीका पता है। देखो, हम जब सॉल्व करते थे, मान लो नॉर्मल 7 होता ना तो आगे 0 लगा के ऐसे कर देते, पर क्योंकि ये पॉइंट के बाद स्टार्ट हुआ था तो पॉइंट के बाद वाले में हम पॉइंट के बाद 0 लगाते हैं, चाहे जितना मन करे उतना 0 लगा दो, ठीक है। फिलहाल मेरा इतना से काम बन जाएगा तो हम यहीं से काम बनाते हैं। अब स्क्वायर रूट आपको ये तरीका पता है, अगर हम यहाँ 8 लिखते हैं तो 8 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। ये हो गया 16, ये हो गया मेरा 64। अब ये 2 0 एक साथ उतर जाएगा। इन दोनों को बेसिकली ऐड किया जाता है, यहाँ घटाते हैं। अब देखो, यहाँ जैसे ही हमने वो 0.8 लिखा ना, ये दोनों ऑप्शन कट गए हमारे। क्यों? क्योंकि भैया ये 0.9 है, ये 0.5 है, तो मेरा 0.8 गया। अब इन दोनों में एक सही है। अब देखना आपको ये है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर जो है वो सही होगा। ये देखो, 0.94 है, 894, ये 0.836 है। अब हम चेक करते हैं, चलो पहले हम 9 ही पुट कर लेते हैं। अगर यहाँ 9 पुट करते तो यहाँ भी 9, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते तो देखो 900 से तो बड़ा हो गया। हमें चाहिए क्या था? 600, मतलब ये तो नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी छट गया। ये ऑप्शन मेरा सही है। तो देखा, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कैलकुलेटिव तो है, ये क्या है, कैलकुलेटिव है, पर थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, ठीक है। हमारा जो ये मस्तिष्क होता है, मान लो ये हमारा फेस है, ड्राइंग थोड़ा अच्छा है, तो देखो ये दिमाग होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो दिमाग है ना, इसी को यूज करके कैलकुलेशन हम सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा अगर दिमाग हम लोग यूज कर लेंगे ना, और मैं आपको बताऊंगा सही तरीका कि कैसे दिमाग लगाते हैं। आप एक बार वीडियो देखो, अच्छे से देखो, वो तरीका ना आप सॉल्व करते समय लगाओ कि क्या ऐसा कर सकते हैं। तो घर में ही तो सॉल्व करना है, तो जब घर में सॉल्व कर रहे हैं तो कितना भी समय लगा लें। एक बार तरीका जच गया ना कि हाँ, दिमाग को पता चल गया कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, वो सोचना आप सीख गए, सारे सवाल बनेंगे, कम समय में बनेंगे। आप देखते होंगे कि जब YouTube पे बहुत लोगों का क्या आता है,
वीडियोस आते हैं कि हाँ मैंने 100 में 100 बनाया, मैंने सारे मैथ्स बनाए। आप सोचते हो अरे यार वो 100 में 100 मैथ्स कैसे बना सकता है? तो एकदम आसान है 100 में 100 मैथ्स बनाना। आपको तरीका सही पता होना चाहिए, उतने कम समय में सारे सवाल बन जाएंगे। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। रिड्यूसिबल मतलब कि जो फ्रैक्शन घट रहा हो। घटने का मतलब क्या है? इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर हो जो कि कट जाए। अब देखो 77 और 72, 77 7 इंटू 11 से मिलकर बनता है, 72 8 इंटू 9 से। इन दोनों के बीच कोई कॉमन नहीं है, ये नहीं कटेगा। 105 112, ठीक है। अब ये देखो 104 121, 121 बन गया है 11 इंटू 11, ठीक है। ये 11 से नहीं कटता तो ये भी नहीं होगा। ये देखो ये बन गया 7 इंटू 7, और 5 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। बिना सॉल्व किए हमने ये टिक कर दिया कि यही आंसर होगा। देखा आपने कैसे? हमें काट कर देखना ही नहीं है बेसिकली। ये दोनों 3 से डिविजिबल था, ये दोनों कट जाता 3 से, नहीं 3 से कट मतलब जो ही बड़ा नंबर था, तो हमें नहीं पता कि किससे कट रहा है, पर हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया कि भैया देखो ए तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉमन फैक्टर मिला ही नहीं। यहाँ 11 है, यहाँ पे 104 है, 11 इसमें आता ही नहीं है। यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, ये भी कटेगा नहीं, तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो ऐसे ही बनाते हैं रेलवे, ऐसे ही आपको ऑप्शन देगा ताकि आप ऑप्शन से ही छाड़ दो तुरंत। आइए बिना देरी किए अगले सवाल की तरफ। ये देखो ये सवाल तो काफी आसान है, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट जैसा ही बनाते हैं, ठीक है। इसको हम परसेंटेज मेथड से बनाते हैं। यहां पर सवाल में पढ़कर बताता हूं। बोला है कि इफ यू इन्वेस्ट 100 ही रुपया तो इन्वेस्ट कर रहा है 40% एनुअल इंटरेस्ट पे, ठीक है। एक साल पे 40% लग रहा है। कंपाउंडेड क्वार्टरली, देखो यहां पर गेम हो गया। ये बोल रहा है कंपाउंड किए हैं क्वार्टरली, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। क्वार्टर का ही मतलब 1/4 होता है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। यहाँ पर हाउ मच विल यू रिसीव आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद कितना। तो चलो हम यहाँ पर एक साल का निकाल देते हैं। जैसे तरीका बता रहा हूँ ना, उसमें क्या होता है, आपका समय बचता है। वो वाला तरीका जो आप लिखते हो P1 + R/100/n, ये वाला तरीका यूज नहीं करते हैं। ये इसमें समय बर्बाद, देखो पावर 4 निकालना पड़ जाएगा। ये काफी आसान तरीका है। अब क्योंकि हमने 4 भाग में बांट दिया है साल को, तो ये जो एनुअल इंटरेस्ट है ना, ये भी 4 भाग में बढ़ जाएगा। तो जैसे ही 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 10%। तो ये भी 10%, ये भी 10%, ठीक है, 10%, 10%, 4 भाग में बढ़ गया ये। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट है जो कि क्या होता है, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगा देता है अगले साल। जैसे कि आपने कोई पैसा जमा किया इस साल, अगले साल आपको उस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा, पर नेक्स्ट ईयर जैसे ही जाओगे ना उसके बाद वाला, तो उसके बाद वाले नेक्स्ट ईयर में भी क्या होगा, आपका जो अमाउंट था, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, पर जो इंटरेस्ट बना ना उस पर भी इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यही होता है बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा, ठीक है। ये 10 तो मुझे मिल गया। यहाँ पर आपसे पूछा है कि हाउ मच यू विल रिसीव। देखो यहाँ अमाउंट की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ अमाउंट गिवन है, ठीक है। 100 रुपया तो अमाउंट ही है मेरा, तो हम ये 100 रुपये वाले पार्ट को भी नहीं देख रहे। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट हम इंटरेस्ट निकाल देंगे ना, तो उसको 100 में बेसिकली ऐड करना होगा। मतलब अब ये बेसिकली ये वाले पार्ट को देख रहे हैं हम, ठीक है। ये जो लास्ट का पार्ट है 40 तो होगा, देखो सब 40 से बड़ा ही है। अब इस पे हम इंटरेस्ट लगाते हैं, तो इसका इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट लगा, तो ये हो गया 10 का 10, 1%, 1 रुपया, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में तो 1 रुपया ही लगा इसके इंटरेस्ट पे। अब थर्ड ईयर में ना इस पे और इस पे दोनों पे लगेगा, तो 1 रुपया 1 रुपया। अब फोर्थ ईयर में ना इन तीनों पे लगेगा, तो 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया। अब 1 रुपया का जैसे ही हम 10% निकालेंगे ना, तो ये पॉइंट में दे देगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6, केवल एक ही ऑप्शन है 146.41, टिक कर देंगे। नजदीक वही था, क्योंकि देखो 47 हो नहीं पाएगा ये, क्योंकि 0.1 कितना ही बना लेगा वो, 7 के 1 के नजदीक नहीं जा पाएगा वो, ठीक है। तो हम बिना देरी किए हम टिक कर देंगे, क्योंकि 45 हो नहीं पाएगा। 49 बहुत बड़ा है, 48 बहुत बड़ा है, 46 के नजदीक एक 47 ही था जो कि हो नहीं पाता। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि अनुश्री जो है ना वो 11 साल बड़ी है किससे, यशोमती से। इसका मतलब है कि अनुश्री जो है वो 11 साल यंगर का मतलब होता है छोटी होना, तो 11 साल छोटी है। पहला इक्वेशन तो ये बोल रहा है मेरा। 15 साल के बाद यशोमती का जो एज है, 15 साल के बाद यशोमती का जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगा किसके, प्रेजेंट एज अनुश्री के। अनुश्री का प्रेजेंट एज हमने ए माना है, यशोमती का प्रेजेंट एज हमने वाई माना है। आपको बोला है कि यशोमती का प्रेजेंट एज बताओ,
ठीक है, मतलब y निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस 15। हमने यहाँ a का वैल्यू निकाल रखा है कितना, y माइनस 11, यही तो है ना पहले वाले इक्वेशन से। ये हो गया मेरा y प्लस 15 इज इक्वल टू 3y माइनस 33। इसको इधर भेजेंगे, उसको उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 2y इज इक्वल टू 48। 24 है ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन बी है मेरा 24, सही हो गया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग, और सब जो जितने भी सवाल हैं कठिन आपको लग रहे हैं, कोई कठिन नहीं होता, सब बनता है। एक बार पढ़ो, समझो क्या पूछ रहा है। देखो ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है, आपको ये देखने में लग रहा हो कि हाँ भैया ये तो मेहनत करवाएगा, नहीं, पढ़ते हैं। आइए, तो ये देखो जब भी हमें दिखता है ना 5 या 4 लाइन का पेपर, ये क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, स्किप बटन दबा देते हैं कि चलो लास्ट में बनाएंगे। लास्ट जैसा कुछ नहीं होता दोस्तों, ठीक है। आप एक बार पढ़ के तो देख लो, क्या पता वो बन जाए, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। ये बोल रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुवीर इन 15 टेस्ट इज 29। 15 टेस्ट में सुवीर ने 29 नंबर का एवरेज लेकर आया। 15 टेस्ट में हो सकते हैं अलग अलग मार्क्स हो, पर जब एवरेज निकाला ना तो 29 नंबर आ रहे थे। अभी बोल रहा है कि रुचिरा इज मेंटेनिंग एन एवरेज ऑफ 27। रुचिरा जो है ना वो 27 का एवरेज मेंटेन कर रही थी, कब तक, 11 टेस्ट तक, ठीक है, 11 टेस्ट सो फार। हाउ मच डज रुचिरा हैव टू स्कोर एन एवरेज इन द रिमेनिंग 4 टेस्ट। अब जो 4 टेस्ट बच गए हैं उसमें उसे कितना लाना होगा एवरेज में, एवरेज में याद रखना है, एवरेज में लाना होगा, ताकि सुवीर के परफॉर्मेंस को मैच कर सके, मतलब कि 29 का जो ये है वो मैच कर सके। तो देखिए 29 बनाने में केवल 2 ही तो कम थे, 2 कम थे, मतलब कि हर एक से कितना से, 11 से 2 कम थे, मतलब 11 पेपर में 2 2 2 2 2 2 2 2 कम थे, मतलब कि टोटल नंबर कितने कम थे, 22 नंबर कम थे। ठीक है, तो ये 22 नंबर भी उसको आगे आने वाले 4 में मेकअप करना होगा, तो ये 22 नंबर तो चाहिए, बाकी 4 नंबर से कितना चाहिए उसे, 29 से ही चाहिए, तभी तो वो बराबर कर पाएगी। तो यहाँ तक बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा कि हमें बेसिकली बराबर, एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो अगर ये 11 नंबर 27 27 27 था तो सब में 2 2 2 2 2 घट रहा था, तो हम सब में 2 2 2 2 2 ऐड करेंगे कितना टाइम्स तक, 11 टाइम्स तक, तो मतलब 11 × 2 क्या होगा, 22। तो 22 हम अगले वाले से मेकअप कर लेंगे। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करने का एक तरीका मैं बता चुका हूं कि हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको तोड़ लेते हैं 20 + 9 में। अब 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये आसान तरीका है। ये बड़े वाले डिजिट में ना जब 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हो, ये बहुत काम आता है वहां पे। अब ये देखो, ये यहाँ से हो जाएगा 80, यहाँ से ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 116, ठीक है। तो ऐसे भी आप देख सकते थे, अगर 30 करते ना तो ये हो जाता 120 और 4 घटा देते उसमें, क्योंकि एक एक ही तो घट रहा है, तब भी यही आता। अब देखो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, 22 जोड़ेंगे तभी तो मेकअप करेगा मेरा पूरा, तो ये हो जाएगा मेरा 8 3 1 138 है। हमें एवरेज निकालना है, मतलब लास्ट 4 का, तो ये लास्ट 4 का एवरेज। अब इससे हम काटते हैं 3, तो ये हो जाता मेरा 12, यहाँ से 18। अब देखो जैसे ही 18 आया, ठीक है, 5 तो हम दे नहीं सकते हैं क्योंकि वो 20 हो जाएगा, 4 ही दे सकते हैं क्योंकि वो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे 4 आया। एक ही ऑप्शन है केवल 4 के साथ, तो 34.5 जो है वो मेरा सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये पेपर, ये क्वेश्चन जो था ना वो था तो बड़ा, पर थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो ये काफ़ी ईजिली सॉल्व हो गया। ये सवाल देखते हैं, ये काफ़ी आसान सवाल है, ये बेसिक सा सवाल जो हम सीखते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होता है। एसपी निकालना, एमपी दिया हुआ है डिस्काउंट, ठीक है, 12% का, तो 160 में 12% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 12% घटा रहे हैं, तो घट के कितना हो जाएगा, 88%। यही किसके बराबर है, एसपी के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर। डिस्काउंट देने के बाद बेचते ही तो हैं उसे। अब ये देखो 44 2 से काटा है बेसिकली, ये 5। अब 16 × 44, अभी मैं बता रहा था आपको, ऐसे वाले के लिए वो मेथड यूज करते थे, जो आपको सही लगे उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4 से 16 को मल्टीप्लाई करना आसान है, तो हम इस वाले पार्ट को तोड़ेंगे 40 और 4 में।
अब अगर 16 इसके और इसके साथ ही मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 640, ये हो जाएगा 64, 407, 704 आ गया। देखा कितना आसान था। ये वर्बली होता है, अगर प्रैक्टिस हो गया ना तो ये वर्बली आप लिख लोगे डायरेक्ट। 40 64 ये ऐड किया, आ गया आंसर। अब 704 है बाई नीचे क्या था 5, इसको काटते हैं। देखो 1 बार में तो 100 तो नहीं होगा भैया, क्यों? क्योंकि ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 ही बनेगा, तो ये तो नहीं होगा। अब 5 लिखा तो ये 20 बनाया, 4 लिखेंगे, एक ही ऑप्शन है 1 और 4 के साथ, तो ये। तो हम आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे। आगे सॉल्व करने का क्या मतलब है जब मेरा आंसर उसी 2 से आ गया, ठीक है। तो ये ऐसा ऑप्शन आपको देगा रेलवे कि आप उसी ऑप्शन के थ्रू ऐसे टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पूरा 80 तक कौन निकाले, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है व्हाट आर द रूट ऑफ इक्वेशन। अब देखो ये इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग। x² 2 से अगर हम डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 4x, 2x, इस 30 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है, क्योंकि 2 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया सबको। अब देखो इसको 15 बनाना है, बीच वाले को क्या बनाना होता है, इसके और इसके मल्टीपल के। इसका कोफिशिएंट 1 है, ये 15। अब इसको ऐसा तोड़ना है तो ये कितने में टूटेगा, 5 और 3 में। 5 और 3 को माइनस करेंगे तो 2 भी आ जाता है। तो चलो x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 माइनस 3 x प्लस 5, तो x माइनस 3 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या होगा, 3 और माइनस 5। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, तो हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये सवाल आपको बड़ा तो दिख रहा है, फिर से आप स्किप करने मत जाना, ठीक है, इसको नहीं करेंगे, पढ़ेंगे। बोला 2 पाइप जो है ना, फीड अ वाटर टैंक, भरता है टैंक में कितने के रेट से, 2 लीटर पर मिनट, 3 लीटर पर मिनट। एक तीसरा पाइप जो है ना वो ड्रॉ खाली करता है पानी को 6 लीटर पर मिनट। देखो ये ज्यादा है इसका खाली करने का रेट, तो कहीं ना कहीं टंकी जो है वो खाली ही होगा, भरेगा कभी नहीं। तो बोला द कैपेसिटी ऑफ टैंक, 100 लीटर का टंकी है, वो फुल है पानी से। बताया था आपको कि वो खाली ही कर पाएगा, भरेगा नहीं। हाउ मेनी मिनट वुड इट टेक टू मेक अ टैंक एम्प्टी इफ 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। देखो मैं हिंदी में समझाता हूँ। ये बेसिकली 2 पाइप है, एक 2 लीटर पर मिनट में भर रहा है, मतलब 1 मिनट में 2 लीटर ही भर रहा है, एक बेचारा 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है। पर एक तीसरा पाइप जो कि खाली कर रहा है ना, वो 1 मिनट में 6 लीटर खाली कर दे रहा है। तो आपको बताना है कि 100 लीटर के कैपेसिटी को खाली करने में कितना समय लगेगा अगर इन तीनों पाइप को एक साथ चला दे तो बेसिकली क्या है, 2 और 3, 1 मिनट में अगर इन तीनों को चला देते हैं तो 2 3 खाली करने वाले का अगर हम माइनस मान रहे हैं तो ये तो -1 दिखा आपको, मतलब कि 1 लीटर हर मिनट खाली हो रहा है। माइनस का साइन का मतलब यही था कि खाली हो रहा है। तो 1 लीटर अगर हर मिनट में खाली हो रहा है तो 100 लीटर खाली होने में कितना समय लगेगा, 100 मिनट, ठीक है। ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन सी, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था इसमें। वो क्वेश्चन जितना बड़ा होगा ना, अब अगर पढ़ो उतना ही शॉर्टली वो बन जाएगा। ये बोल रहा है कि कौशिक बाउट अ टॉय फॉर ₹180 एंड सोल्ड इट फॉर 20250। देखिए प्रॉफिट परसेंट पूछा है बेसिकली। तो ये है मेरा सीपी, ये है मेरा एसपी। हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता है क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100, यही तो होता है प्रॉफिट परसेंट। एसपी कितना है, 202.50, ये है 180, 180 गुने 100। अगर इन दोनों को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 22.50, 180 गुने 100, ठीक है। 10 काट देते हैं, चलो 10 नहीं काटते हैं, यहीं से ये पूरा काट देते हैं। ये 20 कटा, 10 यहाँ से कट गया। अब है मेरा 225, यहाँ है 18। डिवाइड कर देते हैं दोनों को सिंपल, ठीक है। 1 से कटेगा बिल्कुल 18, ये 45। अब देखो 2 से करेंगे ना तभी ये 36 आएगा। 36 आ गया, 1 2 के साथ एक ही है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोला है कि अ सिलेंडर हैज सेम हाइट एज रेडियस ऑफ इट्स बेस, मतलब हाइट जो है ना वो रेडियस के बराबर है। पहला तो ये बोल रहा है, ये सिलेंडर वाले केस के लिए। एक हॉलो स्फीयर भी है जहां पर सेम आउटर रेडियस है। हॉलो स्फीयर आपको पता है अंदर से जो खोखला होता है तो उसका 2 रेडियस होता है, एक बाहरी, ठीक है,
रेडियस एक अंदर का रेडियस। अब ये क्या बोला है कि सेम आउटर रेडियस है उसका, जो सिलेंडर का जो रेडियस है ना उसी के सेम है रेडियस इसका भी, आउटर वाले पार्ट का, पर इनर वाले पार्ट का आधा है। ठीक है, तो अगर हम स्फेयर की बात कर दें तो r जो है वो बराबर ही रहेगा, पर और जो छोटा वाला r है ना वो r/2 है। ये दो चीज है। चलो इसका अगर वॉल्यूम लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो क्या होता है, ये होता है πr²h। मतलब कि अगर हम h को भी r मान ले तो ये हो जाएगा πr³। ठीक है, एक नंबर है ये। पूछा हमसे क्या, अब तो पूछ रहा है कि दोनों का वॉल्यूम का रेशियो बता दो, सिलेंडर और हॉलो स्फीयर का। ठीक है, बताते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये अब हम निकालेंगे स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। r मतलब बड़ा वाला जो रेडियस है, आउटर रेडियस, 4/3 पाई, ये छोटा वाला रेडियस को बता रहा है। अब यहाँ से देखो क्या है, ये है 4/3 पाई, कॉमन ले लें तो ये तो मेरा r³ ही है, पर ये मेरा क्या होगा, r³ का पावर 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि r/2 था ये स्मॉलर वाला। यहाँ से निकल कर आ गया 4/3 × 7r³/8। ठीक है, ये 4 और ये 4 कटा, यहाँ से हो गया 7/6 r³। अब अगर हम यहाँ पे रेशियो लिख रहे हैं दोनों के वॉल्यूम का, तो ये हो जाएगा 4πr³, ये हो जाएगा 7/6 πr³। πr³ कटा, 6 ऊपर चला जाएगा तो 6:7। 6:7 था, तो हम टिक करेंगे, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। देखो मेंसुरेशन का जो सवाल होता है ना वो डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड होता है। फार्मूला याद है, तुरंत बन जाएगा, पुट करो बस। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि एक ट्रैक्टर है जो कि फिनिश करता है किसी जर्नी को 10 घंटे में। ठीक है, कितने की स्पीड से, 36 की स्पीड से, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इफ द सेम डिस्टेंस, तो हम यहाँ डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो 36 × 10। आपको पता है कि स्पीड इनटू टाइम यही कहलाता है मेरा डिस्टेंस। ठीक है, दूरी जो है ना वो समय और चाल को गुना करके आती है, तो इन दोनों को गुना किया, इतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है कौन, 8 घंटे में। तो कितना की स्पीड से करेगा दूसरा ट्रैक्टर जो है, तो 8 × फिर से निकालेंगे, मान लेते हैं उसका क्या है स्पीड, x है। अब ये 8 से कटा तो 4 से ही कटेगा, ये 9 बार में, ये 2 बार में, ये कटा 5 बार में, 9 × 5 = 45, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। सी में था ऑप्शन, टिक करेंगे, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखो ये सवाल अब थोड़ा सा अच्छा आ गया, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। ठीक है, पर स्किप करने मत चले जाना, मैं अभी फिर भी बता रहा हूँ, स्किप मत करना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। देखो कॉसेक को कॉट बनाया जा सकता है, कैसे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है ना वो बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का। ये अगर फॉर्मूला याद है ये आराम से बन जाएगा। देखो इसको स्क्वायर में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो इसको तोड़ते हैं कॉट में, तो हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही चीज गिवन है हमारे पास 1.24। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ये देखो माइनस में था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इन दोनों के बीच माइनस लगा हुआ था। ठीक है, +2 कॉट थीटा -1 - कॉट स्क्वायर थीटा 0.24। देखो ये 1 और ये 1 तो बेचारा कट गया, तो यहाँ से आ गया कॉट का पावर 4 थीटा माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा 1.24। यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, कॉट का पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो सेम आंसर हो जाएगा 1.24। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि द मीन ऑफ 5 स्मॉलेस्ट नंबर इन अ ग्रुप इज 18। मीन मतलब एवरेज होता है, तो एवरेज 5 नंबर का, जो 5 सबसे छोटा मतलब स्टार्टिंग के जो 5 नंबर है ना उनका एवरेज क्या 18 है। वाइल द मीन ऑफ ऑल, 13 नंबर का मीन कितना है, एवरेज कितना है 20 है। तो आपसे पूछा है कि बताओ भैया कि 8 नंबर, जो 8 बड़ा नंबर बच गया उसका एवरेज कितना होगा। देखो आपको पता है कि एवरेज,
में अगर हम नंबर को मल्टीप्लाई कर देना तो ये टोटल नंबर को बताता है, ठीक है, क्योंकि एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर बाय नंबर ही होता है जो गिवन नंबर है। तो सबसे छोटा नंबर का एवरेज, तो यहाँ टोटल नंबर कितना हो जाएगा सबसे छोटा, तो 5 गुने 18 मतलब कि 90, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट लिखते, जितना जरूरी है उतना ही चीज लिखना है बस। वाइल द मीन ऑफ ऑल 30 नंबर, देखो 13 नंबर का एवरेज कितना है 20, मतलब कि 260 हो जाएगा टोटल नंबर। अब बच कितना गया, तो 260 में 90 घटा देते हैं, स्मॉलेस्ट वाले सारे घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 170। कितना में बटेगा, 8 बार में बटेगा, तो चलो 8 से डिवाइड करते हैं इसको 2 बार में, तो ये हो गया मेरा 16। अब फिर से 10 आया तो ये हो जाएगा 21। देखो यहाँ 2 नंबर 21 है, ये दोनों तो बेचारा काम में ही नहीं आया क्योंकि 21 आ गया मेरा। अब हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा, तो ये 21 आ गया है, यहाँ से 2 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके यहाँ से हम पॉइंट लगाएंगे तो 0। अब फिर से हमें 2 ही लिखना पड़ेगा, तो देखो एक ही ऑप्शन में 21.2, तो हम इसे टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये तो बोर्ड मास का पेपर है, ये मैं आशा करता हूँ कि आप सबसे पहले अटेम्प्ट में ही बन जाना चाहिए। देखो इसको बनाने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आपको बोर्ड मास याद होना चाहिए। ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो ये है मेरा ब्रैकेट। अब इसके अंदर भी छोटे ब्रैकेट है, तो फिर बाद में ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये जो अंदर सबसे छोटा है, ठीक है। अब इसके अंदर पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया मेरा 8, ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 8 6 जा होता है 48 क्या होगा, इसमें माइनस हो जाएगा, तो माइनस करते हैं। देखो इसको ऐसे ही बनाया जाता है, ये जल्दी बन जाता है, बस तरीका पता होना चाहिए आपको बनाने का। अब देखो यहाँ 41 आया, 41 के आगे क्या लगा माइनस, मतलब 41 इससे माइनस करेंगे। अब ये हो जाएगा यहाँ पर 2, ये 1, अब 1 और 2 को फिर से माइनस करेंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा 3, ये 2। अब 138 को ना 23 से करेंगे, ये कटता है बिल्कुल 6 बार में, बी का आंसर हो गया 6, ठीक है। 14 नंबर का आंसर हो गया बी 6। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये 15 नंबर जो क्वेश्चन है, ये दिखने में बड़ा लग रहा है, अब देखना इसमें मैं ना थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, ये बन जाएगा, थोड़ा सा लगाना है। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि जो लोग करते हैं इसको बनाते समय, और सही अप्रोच क्या है इसका। बोला है कि अ सम ऑफ मनी व्हेन इन्वेस्टेड 5 years गिवन, इतना जो है ना वो अमाउंट मिल रहा है हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, ठीक है। पता क्या है, केवल टाइम, ये उसी से बन जाएगा। बोला इफ द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, वाज 2% पर एनम मोर, अगर 2% ज्यादा होता ना तो इतना बन जाता, ठीक है। जो हमारे टोटल पैसे मिल रहे थे वो इतने हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि ओरिजिनली सम, मतलब कि जो पी है वो कितना था। देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, तो P गुने R गुने T/100 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ वो मत करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर ये इतना से इतना बन रहा है, कितना 2% अगर हम बढ़ा देते हैं तो, ठीक है, 2% बढ़ाते हैं कितने साल तक, 5 साल तक, तो सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो 2% गुने 5 मतलब कि 10% बढ़ रहा है टोटल। और इस 10% के डिफरेंस के कारण ना हमें कितना, देखो 250, 5000 का तो कोई काम ही नहीं, क्योंकि ये 5000 कैंसिल हो जाएगा। अब 250 से ये 600 हो जा रहा है, मतलब कि 350 रुपए हो जा रहे हैं, किससे, 10% से, ठीक है। इस 10% का जो डिफरेंस है ना, यही 350 रुपया क्रिएट कर दे रहा है। तो अगर 10% 350 रुपया उसी प्रिंसिपल पे क्रिएट कर रहा था, तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100%, तो 100% कितना क्रिएट कर देगा, तो एक 0 हम लगा देंगे 350 के बाद 3500। देखा आपने, कोई दिमाग नहीं लगाना था, मतलब कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना था, सिर्फ दिमाग लगाना था। फिर से मैं समझा दूं कि यहाँ पर पहले इतना अमाउंट मिलना था, तो भैया अमाउंट कोई काम का नहीं है, इंटरेस्ट बताओ। तो हम इंटरेस्ट क्या करेंगे, दोनों को घटा लेते हैं, तो 5250 और 5600, इन दोनों को जैसे ही घटाया हमने 350 रुपये मिल गया हमें। अब 350 रुपये मिले, अब देखो 2% का इंटरेस्ट ज्यादा होने पे ये हो रहा था, 350 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे थे। कब, 5 साल तक अगर दो बढ़ाते गया, तो मतलब कि 10% हमने बढ़ाया तब कितना मिला, 350 मिला, तो 100% पे कितना मिलेगा, तो 3500 मिलेगा। तो 3500 मेरा आंसर है, वहां पे हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अब ये देखो एपी का फॉर्मूला आपको पता है, 2 फॉर्मूला होता है बेसिकली, एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने वाला, तो ये है मेरा ए,
प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर a मेरा फर्स्ट टर्म है, d जो है कॉमन डिफरेंस है। एक होता है सम का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक दूसरा फॉर्मूला इसका होता है, अगर आपको पता हो लास्ट टर्म तो ये होता है n/2 a प्लस l। ठीक है, l का मतलब लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म नहीं पता है तो चलो हम इस वाले फॉर्मूले से जाएंगे, हमें सम ही निकालना है बेसिकली कि ये टर्म है 10 टर्म तक सीक्वेंस का सम निकाल दो। तो सम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा n/2 मतलब कि 10/5, n नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, इतना ही। अब ये हो जाएगा 2a, देखो कॉमन डिफरेंस इन दोनों का जो डिफरेंस है वो -5 है, तो ये हो जाएगा -2 है मतलब कि -6 प्लस n माइनस वन, n 10 है, -1 करेंगे तो 9 इंटू -5, ये कटा 5 बार में तो 5। अभी देखो -6 है, -45, 5 गुने 51। जैसे ही करेंगे मल्टीप्लाई, देखो ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट का डिजिट ऑड है तो ऑड ही बनाएगा ये, और ऐसे मल्टीप्लाई करना भी आसान था। तो इससे जैसे ही करते तो 250 हो जाता है, एक ज़्यादा ही है तो 251। ठीक है, 255 जो है माइनस में वो मेरा एकदम सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है ये बोल रहा है कि एक हॉस्टल है जिसके अंदर स्टॉक रखा गया इतना केजी वीट का। ठीक है, किसको, 105 स्टूडेंट को खिलाने के लिए 22 दिन तक। ठीक है, ये वैल्यू याद रखेंगे। बोला है कि 5 दिन के बाद ना 14 स्टूडेंट और ज्वाइन करते हैं हॉस्टल को, आपको बताना है कि कितना दिन चल पाएगा वो जो खाना है। काफ़ी बेसिक सवाल है ये, तो इसमें बेसिकली इस वाले पार्ट का ना कोई यूज़ नहीं है, ये आपको केवल डराने के लिए दिया है। हमें यूज़ केवल इस वाले पार्ट का, आपको पता है वो फॉर्मूला m1d1h1/w1 m2d2h2/w2। यहाँ जो खाना है ना वो पूरा हम वर्क मान लेते हैं कि यही मेरा वर्क है। तो देखो ये दोनों तो बराबर है क्योंकि इतना ही खाना है, बढ़ नहीं रहा घट नहीं रहा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, केवल m1d1h1 m2d2h2 बस। अब उसी से ये बन जाएगा। देखो 105 लोग थे और 22 दिन तक का खाना था, मतलब टोटल वर्क हमारे पास इतना ही था, इतना ही दिन के लिए टोटल वर्क डन करना था। तब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 210, ठीक है, 0332 0312 2310 ये हो गया। अब 5 दिन तक हम खाना खिलाते हैं 22 स्टूडेंट को। 5 दिन तक अगर हमने खाना खिला दिया उन्हें तो कितना हो जाएगा, तो जल्दी से बताएंगे। तो 5 दिन तक हम इन्हें खिला देते हैं तो 22 बचे 110 होता है, 0 0 2 2। ठीक है, अब 14 स्टूडेंट ना और ज्वाइन करते हैं हॉस्टल को। अच्छा, 5 दिन तक 22 स्टूडेंट नहीं थे, 105 स्टूडेंट थे। तो 105 स्टूडेंट को अगर हम 5 दिन खिलाएंगे ना तो 2310 में कितना घटाना पड़ेगा, तो 105 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 255 इतना, तो इतना घटा देते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 5, ये इधर चला गया तो हो गया मेरा 8, और यहां से निकल कर आ गया ये, ठीक है, 1785। तो आइए, अब ये 1785 था। अब 14 स्टूडेंट और जुड़ गए भैया, तो 14 किस में, इसमें 14 और जुड़ गए 105 में, ये हो गया 919। ठीक है, 119। तो अब 119 स्टूडेंट को इतने में बांटना है। ठीक है, तो नॉर्मल डिवाइड कर देते हैं, हमें नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 10 से तो ये ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अब 10 से करते अगर मल्टीप्लाई हम तो कितना आ जाता, 90 आता। ठीक है, और यहाँ देख रहे हो ये 200 के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, अब हम इसका आधा करेंगे तो करीब करीब ये 15 पॉइंट समथिंग देगा। तो 15 यहाँ पर ऑप्शन में था तो हम 15 टिक कर देंगे। ये हो नहीं सकता था क्योंकि ये बहुत छोटा था, ये थोड़ा सा छोटा था, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो ये भी नहीं होता। ठीक है, तो हम इन दोनों में ही केवल कॉल लेना था, हम इससे डिवाइड करते हैं, ये मेरा आ जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोला है कि फाइंड आउट द लीस्ट नंबर टू बी एडेड
जो इसको कम्प्लीटली डिविजिबल, ये देखो थोड़ा दिमाग लगवा रहा है आपसे। हमें पता है कि 33 से भैया डिवाइड करना है ना, तो आओ पहले ऐसे कर लेते हैं। अब 3 से देंगे तो ये हो जाएगा 99 माइनस, अब ये देखो 6 है, ये 9 तो कट ही गया, ये 1। अब अगर हम जैसे ही 2 लिखेंगे ना तो ये 66 बन जाएगा, तो 2 नहीं लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे तो 33, ये हो जाएगा मेरा 8, ये हो जाएगा 2। अब 28 आ गया। 28 को अगर घटाना पूछता ना, कितना नंबर घटाते हैं, तो हम सिंपल इसमें घटा देते 28, पर ये पूछा कितना ऐड करेंगे, तो अब 28 को पहले 33 में घटाना होगा, तो आएगा 5, तो उतना ही ऐड करेंगे। क्या 5 ऑप्शन में है? नहीं है, तो हम तुरंत चिल्लाकर बोल देंगे कि जो क्वेश्चन है ना वो गलत है। तुरंत हम हल्ला करने लग जाएंगे, पर नहीं भैया, रेलवे इतना जल्दी गलत जवाब यहाँ पे सवाल जो है वो नहीं देगा। हो सकता है गलती हो गया हो, पर एक बार आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो। 5 ऐड करने पे ये बन जाता ना, और 33 है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सब 30 के ऊपर ही है, तो चलो 33 हम और ऐड कर लेते हैं, तब भी तो ये डिविजिबल रहेगा। तो जैसे ही 5 और 33 को ऐड करोगे 38 आएगा, 38 था ऑप्शन में, तो 38 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो समझ गए, इसी तरह के सवाल वो पूछता है, वो थोड़ा सा दिमाग लगवाता है आपसे, ठीक है। और मैं बता दूं कि मोटा मोटी ना केवल मैथ्स ही नहीं है, आप ग्रुप डी का अगर सिलेबस देखोगे तो मैथ्स जो है ना वो केवल 25 नंबर का ही है। आपको साइंस भी पढ़ना है, ये भी 25 नंबर का है। आपको यहाँ पर रीजनिंग भी पढ़नी है, ये 30 सवाल आते हैं, और जीके और करंट अफेयर्स भी है, वो 20 सवाल आते हैं। देखो ये तो मैं आपको करवा दूंगा, आप अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे सारे सवाल बनेंगे, 25 से 25 छूटेगा ही नहीं। एलआर के लिए सूरज सर हैं, वो करवा देंगे आपको एलआर, ठीक है। और साइंस और जीके है ना, वो प्रकाश सर लेकर आएंगे, क्लासेस आपने देखना चालू कर ही लिया होगा प्रकाश सर का। तो करेंट अफेयर्स जीके में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। करेंट अफेयर्स के लिए हम एक अलग से वीडियोस डालते हैं यूट्यूब चैनल पे, आपको यूट्यूब चैनल तो पता ही है कौन सा चैनल है, सरकारी परीक्षा। ठीक है, सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे, सवेरे सवेरे डल जाता है वैसे 10 सवाल जो कि मोस्टली एग्जाम से पूछे जाते हैं, वो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं सवाल। एक बार बस 2x स्पीड पे सुन लो उसको, ठीक है, देखना हो तो देख लो, नहीं तो सुन लो। हम वेबसाइट पे इसके लिए क्विज डालते हैं, अब जाकर दोबारा ना क्विज प्रैक्टिस कर लो, तो उससे क्या होगा, वो फिर से चीजें जो आपने सुनी है या देखी है तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार फिर से जब क्विज लगाते हो ना तो वो आपकी मेमोरी में रहता है कुछ दिनों तक। तो करेंट अफेयर्स के लिए आप यहाँ कर सकते हो। बाकी एक अलग से सीरीज चली रही है जहाँ पर आप साइंस, एलआर और जीके कवर कर लोगे जो प्रीवियसली पूछे गए थे, ठीक है। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है द सम ऑफ, इसका और इसका सम बताना है। ये तो काफी आसान सवाल पूछ दिया रेलवे ने, ठीक है। ये 5वीं 6ठी के बच्चों से पूछे जाते हैं। अब ये देखो एलसीएम लेते थे, तो ये तो आपको पता है, इसमें ज्यादा समय ही नहीं लगना था, ठीक है ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन डी टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये सब जो स्पीड है ना, कैलकुलेशन स्पीड, ये सब आती है केवल प्रैक्टिस से। मैं आपको हमेशा बोलते आया हूँ कि प्रैक्टिस जो है वो करते रहो। मैथ्स जो है केवल प्रैक्टिस से ही बनता है। प्रैक्टिस के लिए आप क्या करते हो, मॉक लगाते हो। जितना ज़्यादा मॉक लगाओगे ना उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी। और मॉक जो है वो कहाँ से लगाना है, तो हमने अनलिमिटेड मॉक डाल रखे हैं फिर से सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पे, सरकारी परीक्षा.com पे आप जाओगे, अनलिमिटेड मॉक है। अनलिमिटेड समझ रहे हो, ठीक है। अनलिमिटेड मतलब कभी ना खत्म होने वाला, तो ये कभी खत्म होगा ही नहीं, बहुत समय है। आप अभी से जाओगे ना, लगाओगे 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 10 टेस्ट 20 25 50 जितना लगाना है लगाओ, वो खत्म नहीं होगा। वो टेस्ट आपको लगाते जाओगे, ये कभी खत्म होगा ही नहीं। तो तुरंत जाना है, और सरकारी परीक्षा पे अगर टेस्ट परचेज नहीं किया तो तुरंत कर लो, और अनलिमिटेड लगाओ। जब एग्जाम होना होगा, ठीक है, हम टेस्ट लगाते रहेंगे, डेली एक टेस्ट लगाएंगे, 100 दिन बाद एग्जाम हो, ठीक है, कभी भी एग्जाम हो, हम तैयारी पूरी कर लेंगे अपनी। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, ये केवल ना सवाल डराने के लिए ऐसा लिखा गया है। अभी मैं दिखाऊंगा कि ये पूछ क्या रहा था, तो आप बोलोगे कि इतना आसान सवाल था और हम इतना दिमाग लगा रहे थे इसमें। ये बोल रहा है कि x एंड y गिवन टू करेक्ट फर्स्ट डेसिमल प्लेस आर गिवन एज, ठीक है, 6.5, और ये x और y का वैल्यू है।
x का वैल्यू क्या है 6.5 और ये बोला कि व्हाट इज द अपर बाउंड ऑफ द वैल्यू, ठीक है, जो वैल्यू सॉल्व होके आएगा ना तो वही आपसे पूछ रहा है बेसिकली है। तो 6.5 को 1.3, ये डिवाइड नॉर्मल करने बोला था, ये हटा दो डेसिमल क्योंकि एक एक प्लेस पे 5, एक ही ऑप्शन में है, टिक करो आगे बढ़ो। देखा, कोई दिमाग नहीं लगाने बोल रहा था, ये सिंपल बोला कि भैया देखो हम क्वेश्चन में फंसाएंगे, ऑप्शन ऐसे दे देंगे ना कि तुम फंस जाओगे। आप हुए वही, क्वेश्चन पढ़ा आपने, देखा कि अरे ये क्या नया नया टर्म लिख दिया, ये सिंपली बोल रहा था कि इसको सॉल्व करो, जो वैल्यू आता है ना वो लिख दो, हमने लिख दिया। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये टाइम एंड वर्क का काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अभी अभी मैंने इससे फॉर्मूला बताया आपको कि क्या m1d1 h1 = m2d2 h2। देखो जब सेम काम करना हो ना तो बाई w1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि 45 आदमी एक काम को 12 दिन में करता है, मतलब 45 गुने 12 इन हाउ मेनी डेज, 30 आदमी ना उसी काम को कंप्लीट कर देगा, मतलब 36 आदमी। चलो हम नंबर ऑफ डेज को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ये कटेगा बिल्कुल 3 टाइम्स, ये कटेगा बिल्कुल 15 टाइम, x का वैल्यू आ गया 15। हमारे पास ऑप्शन डी भी है 15, हम टिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। देखा एकदम समय नहीं लगता है बनाने में, इन सब सवालों को तुरंत बनते हैं। ये क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है कि 2 पाइप है x और y, ये एक टैंक को भरता है 32 और 16 मिनट में। बोला कि अगर दोनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए ना तो हाउ मच टाइम शुड y क्लोज, y को कितने समय बाद बंद कर देंगे कि ये टैंक 20 मिनट में भर जाए। आइए देख लेते हैं पहले इनकी एफिशिएंसी कितनी है। तो ये 32 मिनट लगा रहे थे जनाब, ये 16 मिनट लगा रहे थे। एलसीएम मेथड हमेशा बेस्ट होता है। चलिए 32 यूनिट ही काम करवाना है इनसे। अब 1 मिनट में, ठीक है, ये बेचारा 1 यूनिट ही काम कर रहा है और ये एक मिनट में 2 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। इसको बेसिकली इससे डिवाइड करते हैं तब यूनिट, ये एफिशिएंसी को बताता है। अब देखो 20 मिनट भरना है तो x तो पूरा चल रहा है ना, क्योंकि y को बीच में बंद किया जा रहा है, तो x को हम पूरा चलाते हैं। तो ये हो गया 1 × 20 प्लस y को बीच में बंद कर दिया गया, तो y का एफिशिएंसी था 2। हम x मान लेते हैं कि x मिनट बाद वो बंद हो गया। टोटल कितना भरना था उसको 32, ये 20 है, 20 को 32 में घटाएंगे तो 2x = हो जाएगा 12। 2 से ये कटेगा बिल्कुल 6 टाइम्स में, तो x 6 मिनट तक ही ये चला, मतलब 6 मिनट बाद हम उसको बंद कर देंगे। तो 6 मिनट है ऑप्शन में, टिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कुछ नहीं। अब देखो ये बड़ा सा ऐसा ग्राफ दिखा, पढ़ लो एक बार क्या पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शोन एक्सपेंडिचर, कोई XYZ कंपनी है, Q3 2015 में अलग अलग हेड्स, मतलब उसमें जो सैलरी, लोन, टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और R&D है, इसमें क्या हुआ, अलग अलग पैसे मतलब कि इन्वेस्ट हुए। तो ये उसी का चार्ट है कि 20% गया सैलरी में, 5% लोन में, 5% टैक्स में, 30% इंफ्रास्ट्रक्चर में, 40% इसमें। अब बोल रहा है यहाँ पे एक सवाल क्या बोल रहा है कि इफ कंपनी XYZ हैज स्पेंड टोटल ऑफ 100 लाख, 100 लाख था, जब ऐसे 100 मिलता है ना तो क्योंकि परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज में हम बाई 100 करते हैं, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है बनाना। 100 लाख करोड़ है भैया, कितना लाख भी करोड़ हो, हमें तो नंबर से मतलब है। बोल रहा है वेरियस हेड, देन हाउ मच डिड इट स्पेंड ऑन R&D। ये तो काफी आसान सवाल हो गया, R&D में 40% है, तो 40 गुने 100 लाख करोड़ डिवाइडेड बाई 100, ये कटा 40 लाख करोड़। यहाँ लाख करोड़ में ही बोला था, 40 लाख करोड़ था, ऑप्शन डी 40। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये सवाल ना मैं बिना सॉल्व किए बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व नहीं करना है। 2 तरीका है आपके पास, या तो आप 66 ऐसे सॉल्व करो कि ये हो जाएगा 3 × 2 × 11 ऐसे करके, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। या तो आप 2 बड़े वाले को निकाल दो, इसका एलसीएम, फिर जो मतलब HCF, जो HCF निकलता है वो इससे डिवाइड वाला मेथड जो बेसिकली यूज करते थे कि बड़े से मतलब छोटे को बड़े से डिवाइड करते थे, जो नीचे बच जाता था HCF, उसके बाद हम फिर दूसरे नंबर से करते थे। मत करो, दिख रहा है ऑप्शन 44, 46, 66, 22, 33, ऐसे वाले ऑप्शन के लिए क्या करते हैं, देखो 44 तो इसमें आएगा नहीं, HCF का मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर, इसमें नहीं आएगा तो ये होगा नहीं। 66 इसमें आता है, ठीक है, क्या इसमें आता है, चलो ये बड़ा नंबर दिख रहा है, तो अगर हम 198 को सॉल्व करें ना तो ये मेरा हो जाएगा 11 × 2 × 9, ठीक है। दिखा 66? नहीं दिखा।
ठीक है, पर हमें क्या दिख रहा है, ये 3 और 3 में टूटेगा, तो 3 इंटू 3, ये वाला पोर्शन भी ना 11 इंटू 2, और देखो यहाँ 66 है, ये है, हम ये वाला जैसे ही देखे ना, ये मेरा, हम अभी आपको बोला कि ये तो नहीं कर रहे हैं हम, तो ये चलो नहीं करते हैं, डायरेक्ट देख कर बताते हैं, तो 66 है, चलो 66 वाले पार्ट को छोड़ देते हैं अभी। ये इस वाले पार्ट को जैसे ही चेक करा ना हमने, तो हम देखें कि ये 11, ये केवल 22 7 जा होता है, ठीक है, 7 आ गया, मतलब कि ना ही ये होगा ना ही ये होगा, केवल 22 बचेगा, क्योंकि ये भी 22 के पहाड़े में आता है, ये भी 22 के पहाड़े में, ये भी 22 के पहाड़े में। देखो यहाँ 11 इंटू 2 आ रहा था ना, यहाँ पे भी 11 इंटू 2 आ रहा था, 11 इंटू 3, ठीक है, तो 66 आ ही नहीं सकता, या इस वाले केस के कारण ना 66 आएगा, ना 33 आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 22 टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि सामू स्पेंट 1/4 ऑफ हिज मनी ऑन बुक, किताब पे ना वो 1/4 पैसा खर्च कर देता है, जितना ही पैसा था उसके पास। 1/8 पार्ट जो है ना वो खाने पे वो खर्च कर दे रहा है। अगर उसके पास बचे हुए पैसे 40 रुपए है, तो बताना है कितना स्पेंड किया। तो देखो फ्रैक्शनली कोई भी चीज क्या होता है, अपने आप में 1 होता है, ठीक है, तो पहले हम कितना खर्च हो रहा है वो निकाल लेते हैं, तो 1/4 प्लस 1/8, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 3/8। अब हम कितने बच गए हैं, तो टोटल में हम 3/8 को घटा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 5/8। 5/8 जो था ना, ये 40 रुपए के बराबर था, मतलब ये हो गया मेरा 8। तो मेरे पास टोटल जो पैसा था, टोटल मनी, ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब हमें बताना है कि खाने पे कितना खर्च किया, तो खाने पे 1/8 किया था, तो फूड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 64/8, ये कट के हो गया 8 था ऑप्शन बी में, तो 8 हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए 26वां सवाल की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। ये सवाल भी फ्रैक्शन का है। एक बार फिर से बोला है कि अ फ्रैक्शन व्हेन टेकन अवे, हम फ्रैक्शन को मान लो x मान लेते हैं, तो बोल रहा है कि 1/5 से हम जब x को निकाल लेते हैं ना, तो 1/12 बनता है, ठीक है, x को इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये बन जाएगा मेरा कुछ ऐसा, 1/5 माइनस 1/12, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 16, 12 माइनस 5 मतलब कि 7/60। ऑप्शन ए था 7/60, हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इससे आसान सवाल तो रेलवे ने आज तक पूछा नहीं होगा, मुझे जहां तक लगता है इस वाले सेगमेंट में, ठीक है। ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग चार्ट शोज द रिजल्ट 3 एथलेटिक्स एकेडमिक्स इन डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन 3 ईयर। देखो ये 3 अकेडमी है, ABC 3 साल है, बताया कि कितने एथलीट उससे सेलेक्ट हुए हर साल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी सिलेक्शन वेयर डन इन द ईयर 2014, मतलब कि इस वाले पार्ट का केवल बात होगा। अब फॉर एकेडमी सी, इस वाले पार्ट का बात होगा। एकेडमी सी में केवल 2014 में 9 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कुछ नहीं करना था, कोई दिमाग नहीं लगाना था इसमें। अभी देखो ये वाला तभी बनेगा जब आपको फॉर्मूला याद होगा। ये बोल रहा है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेप्टागन, ये हो सकता है कि कभी आपको मेंशन करे ही ना, 7 साइडेड, ठीक है, 7 साइड वाले को कहते हैं पॉलीगॉन को हेप्टागन। देखो पॉलीगॉन लिखने का तरीका है कि पॉलीगॉन जो है ना स्टार्ट होता है ट्रायंगल से, उसके बाद होता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, उसके बाद का याद करने का तरीका बता रहा हूं, सिर्फ गॉन लगाते जानना है। तो उसके बाद होता है, अगर 5 साइड पे जाते हैं तो होता है पेंट, फिर होता है हेक्स, फिर होता है हेप्ट, फिर होता है ऑक्ट, फिर होता है नॉन, ठीक है, उसके बाद होता है डेक। ये 5 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्स जो है वो 6 के लिए, ये 7 के लिए, ये 8 के लिए, ये 9 के लिए, और डेकागॉन जो है वो 10 के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको याद होना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो हर बार आपको लिख कर दे ही दे कि 7 साइडेड पॉलीगॉन है ये। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल का, तो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180। ये किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम है, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। और अगर एक एंगल का, एक रेगुलर पॉलीगॉन के एंगल का सम पूछे ना, एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर का मतलब होता है इक्वल एंगल वाले पॉलीगॉन, इक्वल साइड वाले पॉलीगॉन, ठीक है।
अगर एंगल बराबर है तो साइड भी सारे इक्वल हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। ये दो फॉर्मूला अगर याद है सारे सवाल इससे रिलेटेड बन जाएंगे। इसमें तो केवल यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 - 2 गुने 180, मतलब कि 5 गुने 180, तो 18 बचे होता है 90, तो ये हो जाएगा 900। डी में था 900, 900 टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल जो है डेटा सफिशिएंसी का। डेटा सफिशिएंसी वाले सवाल ना काफ़ी आसान होते हैं, मतलब रेलवे आसान पूछता है, बैंकिंग साइड में जाओगे तो थोड़ा सा वो कैलकुलेट वगैरह करवा ले। रेलवे डायरेक्ट पूछता है। देखो डायरेक्ट कैसे है कि बोला है कि हाउ मेनी सन डज एक्स हैव। आपको ना इस स्टेटमेंट से पता लगाना है कि एक्स के कितने बेटे हैं। अगर आप पता लगा लेते हो वही ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है। पहला स्टेटमेंट है कि वाई और जेड जो है ना वो ब्रदर है डब्लू का। देखो एक्स का जिक्र ही नहीं हुआ यहाँ पे, तो ये वाला मेरा कोई काम का अभी फिलहाल तो नहीं है। अगर डब्लू का जिक्र यहाँ एक्स के साथ जोड़ दिया जाए। यहाँ बोल रहा है कि द मदर ऑफ जेड इज वाइफ ऑफ डब्लूज फादर। एक्स का तो भैया कहीं भी जिक्र नहीं हुआ, तो ये दोनों ऑप्शन मेरे काम के नहीं थे। तो ऑप्शन बी नाइदर 1 और 2 अलोन सफिशिएंट। ठीक है, जब तक एक्स से रिलेट नहीं करवाएगा ना कोई, हम नहीं बना सकते हैं उसको। तो मेरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि दोनों में से कोई जो है वो जवाब सही नहीं है। तो देखा ऐसे ही तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये जो आप सेकंड सीरीज देख रहे थे मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में, सेकंड वाला ये प्रीवियस ईयर पेपर था। तो वैसे ही मैं आगे और भी ढेर सारे प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आऊंगा। आपको करना क्या है, केवल प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप अपने सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हो कि हमें ये चीज़ चाहिए इसमें, तो हम कोशिश करेंगे आपको वो चीज़ दे देने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत क्या करेंगे, तुरंत जाके लाइक बटन पे क्लिक कर देंगे वहाँ पे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। नाम तो आपको पता ही है, नाम क्या है, सरकारी परीक्षा। तो सरकारी परीक्षा के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको क्या नोटिफिकेशन आते रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, अकेले कोई तैयारी करता नहीं है, उनके एक अलग तैयारी वाली ग्रुप होती है। आप अपने तैयारी वाले ग्रुप में शेयर करो कि देखो ये कुछ अच्छा चीज़ है, आप सबको हेल्प होगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने साथ अपने दोस्तों को भी ले जाएं, सेम जगह काम करना हो या फिर पढ़ना हो। तो अगर हम पढ़ाई में चाहते हैं कि वो सेम तैयारी करे, मेरे साथ सेम चीज़ पढ़े, तो काम में भी क्या करो कि वो सेम काम करे, तो हम उसको भी ये तैयारी करवाने ले जाएंगे। तो तुरंत चैनल जाकर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना है। तो धन्यवाद।